अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, तेसरा टाउन के हवाले से एक और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे न्यू बैलेटिंग और ओल्ड बैलेटिंग में क्या फ़र्क है। बहुत सारे सवालात मेरे पास कॉल्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस में आज भी यही आते हैं कि वो पूछते हैं कि फ़ेज़ 3 क्या है और न्यू बैलेटिंग ओल्ड बैलेटिंग में क्या फ़र्क है, न्यू बैलेटिंग क्यों ट्रांसफ़रेबल नहीं है और ओल्ड बैलेटिंग क्यों ट्रांसफ़रेबल है, और न्यू बैलेटिंग लेते वक्त या ओल्ड बैलेटिंग लेते वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन वाइज किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। एमडीए स्टेटमेंट या होम स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है और एक्चुअली एमडीए वीडियो और पिक्चर स्टेटमेंट होता क्या है। तो ये सब बातें आज मैं अपनी वीडियो में करूँगा। दोस्तों, तेसरा टाउन की सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी रब्ता करें। सबसे पहले तो मैं ज़रा ये कन्फ्यूजन और ये क्लैरिटी लेकर आ जाऊँ कि न्यू बैलेटिंग और ओल्ड बैलेटिंग में क्या फ़र्क है। ओल्ड बैलेटिंग 2006 में हुई थी और वो भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हुई थी। ओल्ड बैलेटिंग 2006 की और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की थी 2006 में। अच्छा, फ़ेज़ 1 में तो ज़्यादातर सेक्टर जो ओल्ड बैलेटिंग के ही हैं, समझ लें कि 90% सेक्टर्स जो हैं वो ओल्ड बैलेटिंग वाले ही हैं। जैसे सेक्टर 79 है, 76 है, 80 है, 74, 72, 65, 73, 81, 88, ये सारे सेक्टर्स आपके फ़ेज़ 1 के ओल्ड बैलेटिंग वाले हैं। ठीक है। इसी तरह ओल्ड बैलेटिंग में फ़ेज़ 2 के जो सारे सेक्टर्स हैं 95, 11, 25, सेक्टर 18, सेक्टर 21, 22, 23 और भी बहुत सारे हैं, 53, 54 है, 49 भी है, आपके पास 31 भी है और बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स हैं। एक लंबी लिस्ट चलती भी आएगी। तो ये पुरानी बैलेटिंग के सेक्टर्स थे जो 2006 में बैलेट हुए थे। ठीक है। अब 2019 में भी एक और बैलेटिंग की एमडीए ने, जिसको सईद गनी साहब ने बैलेट किया था। काफ़ी सारे लोगों ने इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा कराए थे। अच्छा, इस बैलेटिंग में भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि रिमेनिंग कुछ हिस्से बचे हुए थे तो वो एमडी ने बैलेट किए। अब मिसाल के तौर पे सेक्टर 77 और सेक्टर 71, ये फ़ेज़ 1 के कुछ बकाया हिस्से बच गए थे जो कि नदरन बाईपास से फेसिंग पर भी आते हैं। तो सेक्टर 77 और 71 जो कि फ़ेज़ 1 में ही शामिल हैं, लेकिन वो न्यू बैलेटिंग का हिस्सा हैं। ठीक है। ओल्ड बैलेटिंग के सेक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यू बैलेटिंग में जो आपके पास फ़ेज़ 2 में सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर आपके पास 60 है, 12 है, 28A है, 6A है, 17B है, 17A है, 12B है, आपके पास सेक्टर 47, 52 है और सेक्टर 17 या 21, 22, 23 को दोबारा भी इसमें कुछ रीबैलेटिंग के प्लॉट शामिल हैं, जो कि पुरानी बैलेटिंग में भी यही हुआ था और न्यू बैलेटिंग के भी कुछ प्लॉट इस सेक्टर्स में शामिल हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी न्यू बैलेटिंग और बैलेटिंग में क्या फ़र्क है वो मैं फ़र्क समझा देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि न्यू बैलेटिंग नॉन ट्रांसफ़रेबल है या इसका अलॉटमेंट नहीं निकल रहा है अभी फ़िलहाल, और ओल्ड बैलेटिंग में ट्रांसफ़रेबल है और अलॉटमेंट निकल रहा है। इसकी वजह से ही ओल्ड बैलेटिंग और फाइल्स फुल कैश पे मिलती हैं और उनके रेट ज़्यादा भी होते हैं। इसी तरह ओल्ड बैलेटिंग की बात कर लिया आपसे। न्यू बैलेटिंग में जो है बहरहाल अब इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं और इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल अभी एमडी की तरफ से चल रहा है, जो कि 3 साल का है। तकरीबन इसमें 1.5 साल गुजर चुके हैं और 1.5 साल का अर्सा तकरीबन रहता है। तो 2022 के आखिर तक हम उम्मीद करते हैं कि ये इसका एमडी का शेड्यूल इंस्टॉलमेंट से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एमडी का रूल ये है कि जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही हैं तो तब तक वो एमडी अलॉटमेंट इशू नहीं करता। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो जिन जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स पूरी जमा करा दी होंगी उनके अलॉटमेंट्स निकलेंगे और वो अपना अलॉटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद फिर वो फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यूटिलिटी चार्जेस आते हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट आता है। उसके बाद फ़ाइल्स फ़ौरन ट्रांसफ़रेबल हो जाती हैं। न्यू बैलेटिंग की बात करूँ, ओल्ड बैलेटिंग में तो बहरहाल अभी फाइल्स के अलॉटमेंट भी निकल रहे हैं, ट्रांसफ़र्स भी हो रहे हैं और फ़ेज़ 1 में पोजीशन हो रहा है। ठीक है। बहरहाल फ़ेज़ 2 में पोजीशन एमडी नहीं दे रहा, लेकिन फ़ेज़ 1 में पोजीशन एमडी दे रहा है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यू बैलेटिंग के जो सेक्टर्स हैं 77, 71, वहाँ भी एमडी पोजीशन देने में जल्दी करेगा, क्योंकि वहाँ फ़ेज़ 1 में तमाम सेक्टर्स पे जो पुरानी बैलेटिंग के वहाँ पोजीशन मिल रहा है ऑलरेडी और कंस्ट्रक्शन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पोजीशन मिल रहे हो रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं और आपको मेरी वीडियो से आइडिया भी होता रहता है। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको कर ली। डॉक्यूमेंटेशन में अब एक्चुअली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए न्यू बैलेटिंग और ओल्ड बैलेटिंग के हवाले से। पहले मैं ज़रा ओल्ड बैलेटिंग की बात कर लूँगा। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ओल्ड बैलेटिंग में 2 तरीके की फ़ाइल्स अक्सर होती हैं। एक फ़ाइल जिसका अलॉटमेंट भी नहीं निकला,
इस तरह की भी फ़ाइल्स होती हैं। और एक फ़ाइल है जिसका अलॉटमेंट निकला हुआ है और वो फ़ाइल रेडी है, फुल पेड फ़ाइल है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले वाला केस में क्या अलॉटमेंट अगर ऐसी फ़ाइल मिल रही है जिसमें इतनी अमाउंट पेड है कि अभी इसका अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ या अलॉटमेंट सबमिट नहीं हुआ, तो आप मिसाल के तौर पर अगर 80 गज़ है तो 40,000 रुपये अगर आप भरेंगे उस फाइल में या मौजूद होंगे तो उस फाइल का अलॉटमेंट निकल सकता है। इसी तरह 120 गज़ में अगर 1,20,000 रुपये जमा होंगे तो अलॉटमेंट निकल सकता है। ओल्ड बैलेटिंग में अगर अलॉटमेंट नहीं निकला और ओल्ड बैलेटिंग की आप फ़ाइल ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले इस बात का इत्मीनान कर लेंगे कंप्यूटर रिकॉर्ड में एमडीए में जो फ़ाइल का नंबर है उसके बिहाफ पर क्या रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड में क्या आ रहा है, किसके नाम पर फ़ाइल है, सेक्टर क्या आ रहा है, प्लॉट नंबर क्या आ रहा है, पेमेंट्स कितनी भरी हुई हैं, सब चीज़ें आप कंप्यूटर रिकॉर्ड में एमडीए के ज़रूर चेक करवाइए। उसके बाद जब आप फ़ाइल लेंगे तो आपका अगर अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ उस फाइल पे तो फॉर्म ज़ीरो का आपको पूरा सेट मिलेगा। फॉर्म ज़ीरो में आपके पास अलॉटी के थंब इम्प्रेशंस और सिग्नेचर्स की सारी जगहों पे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है मौजूद होंगे, और अथॉरिटी लेटर और एफिडेविट पे भी अलॉटी का थंब इम्प्रेशन और एफिडेविट मौजूद होगा, और अलॉटी की पिक्चर मौजूद होगी और वीडियो भी मौजूद होगी। वीडियो की खैर इतनी फॉर्म ज़ीरो में ज़रूरत नहीं होती है, बहरहाल पिक्चर लाजमी होती है कि पिक्चर एमडीए में हो खिंची हुई, तो कोई भी ख़रीद रहा है तो उसके पास वो रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, बहरहाल उसका रिकॉर्ड का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए। और वो फॉर्म ज़ीरो पकड़ के अलॉटी एमडी ऑफिस में आप उसकी तस्वीर खींच लें। फॉर्म ज़ीरो में आपका प्लॉट नंबर या आप पिक्चर में देख रहे हैं जो मैंने आपको शेयर की है, प्लॉट नंबर, सेक्टर, सब सेक्टर, कितने गज़ की फ़ाइल है, रेजिडेंशियल है, फ़ाइल नंबर ब्लैक कलर से ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, और किसके नाम जो अलॉटी है उसका नाम भी बिल्कुल लिखा हुआ है। और फॉर्म ज़ीरो का सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, ये सीरियल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यही सीरियल नंबर पर एमडी चेक करते हैं कि जो इनके पास अलॉटमेंट के लिए फॉर्म ज़ीरो जमा होता है कि भाई आया जो पिक्चर पर सीरियल नंबर खिंचा है और जो हमारे पास है क्या वो सेम है, तो उसको ज़रूर आप रिटैली कर लिया करें। ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर्म वन जो है, फॉर्म ज़ीरो मैंने आपको बता दिया अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह फॉर्म वन है, फॉर्म वन ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास कोई फ़ाइल आ रही है जिसका अलॉटमेंट निकला हुआ है तो सिर्फ आपको फॉर्म वन आपको उनसे डिमांड करनी है कि आप मुझे फॉर्म वन कंप्लीट कर देंगे, जिसमें एमडी की पिक्चर और वीडियो, इसमें वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर्म वन में। तो एमडीए में अलॉटी आए, पहले आ जाए कोई मसला नहीं, रिकॉर्डेड हो कोई मसला नहीं है, जिसमें अलॉटी इसी तरह से फॉर्म वन को पकड़ के, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो फॉर्म वन पकड़ के खड़ा हुआ है जिसमें एमडीए में खड़ा हुआ है, और साथ साथ उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड होती है, हल्फिया बयान जिसको कहलाते हैं, जिसमें वो ऐलान करते हैं कि फ़ाइल मैंने फ़रोख्त कर दी है, उस फाइल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरी गैर मौजूदगी में एमडीए में इसको आप ट्रांसफ़र करवा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये इस तरह से एक बयान हल्फी भी रिकॉर्ड हो जाता है और एक पिक्चर भी खिंच जाती है, वो आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, अपने रिकॉर्ड में रख लें। पिक्चर का प्रिंट निकाल कर ज़रूर रख लें, फॉर्म ज़ीरो के लिए भी और फॉर्म वन के लिए भी। ठीक है। तो ये पुरानी बैलेटिंग की फ़ाइल्स थी, इसमें जो चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए मैं उनका नाम ले लेता हूँ। अगर फ़ाइल का अलॉटमेंट निकला हुआ है तो अलॉटमेंट ऑर्डर लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अलॉटमेंट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकिंग स्लिप तो बिल्कुल आपको मैं बता चुका हूँ कि फ़ाइल की जान होती है। कंफर्मेशन लेटर बहरहाल इतना कोई लीगल वाइज ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हो तो अच्छा है। ठीक है। बुकिंग स्लिप है, कंफर्मेशन लेटर है, जितने चालान भरे हुए हैं सारे ओरिजिनल होने चाहिए, और ओरिजिनल होने के साथ साथ आप उनको रिकॉर्ड में चेक कर लें जितनी अमाउंट उन्होंने आपको बताई है। मिसाल के तौर पे अगर फुल पेड फाइल है 120 गज़ की तो 1,80,000 रुपये मुकम्मल भरे हुए होने चाहिए और जो कि कंप्यूटर रिकॉर्ड से वेरीफाई हो रहा हो। फॉर्म वन कंप्लीट होना चाहिए जिसमें अलॉटी के जहाँ जहाँ हमें इम्प्रेशन सिग्नेचर चाहिए वहाँ हो। उसमें फॉर्म वन के साथ साथ में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड फ्रॉम सेलर, वो भी ज़रूर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर होने चाहिए, एफिडेविट, सेल एग्रीमेंट, सेल रिसिप्ट वगैरह, जहाँ जहाँ पे अलॉटी के थंब और सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़र वहाँ पे ज़रूर उसके थंब इम्प्रेशंस और सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। और जो पिक्चर स्टेटमेंट और वीडियो, देखिए पिक्चर स्टेटमेंट वो कहलाती है जिसमें अलॉटी ने फॉर्म वन पकड़ के खड़ा हुआ है एमडीए में, या फॉर्म ज़ीरो जो भी है वो एमडी ऑफिस में पकड़े खड़ा हुआ है तो उसको हम पिक्चर स्टेटमेंट कहते हैं। और इसी तरह अगर वीडियो में बयान हल्फी रिकॉर्ड करा रहा है तो उसको हम वीडियो स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाह रहा था।
बहरहाल ये जो ओल्ड बैलेटिंग की बात कर ली, एनआईसी चेक कर लें, वैलिड होना चाहिए। वैलिड एनआईसी मिल भी जाता है और अरेंज भी हो जाता है, वैसा मसला नहीं। बहरहाल एनआईसी इसका मौजूद होना चाहिए, और अगर कलर पिक्चर एनआईसी की, ओरिजिनल एनआईसी की पिक्चर हो, ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि बाद में अगर आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़े अलॉटमेंट के हवाले से या ट्रांसफ़र के हवाले से, तो वो आपके पास अवेलेबल हो। तो ओरिजिनल पिक्चर की एक अच्छी इंपॉर्टेंस है, अच्छी एक सॉलिड चीज़ हो जाती है आपकी फ़ाइल के लिए। तो ये तो फाइलें आपकी सारी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ न्यू बैलेटिंग की फ़ाइल्स पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यू बैलेटिंग में अलॉटमेंट नहीं निकला अभी एमडीए के शेड्यूल पीरियड चल रहा है। जैसे ही शेड्यूल पीरियड ख़त्म होगा एमडीए का, तो एमडीए अलॉटमेंट अनाउंसमेंट कर देगा, और उसी के फ़ौरन बाद यूटिलिटी चार्जेस लगाकर फाइलें ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल अभी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है न्यू बैलेटिंग स्लिप्स में, वही फॉर्म 0 क्योंकि अलॉटमेंट नहीं निकला हुआ, और वही फॉर्म 1 क्योंकि अभी फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि बाद में अलॉटी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं रहे। फॉर्म 0 में वही आपको मैं जैसे ओल्ड बैलेटिंग में चीज़ें लगती हैं, फॉर्म 0 में जहाँ भी अलॉटी के थंब इंप्रेशंस और सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे होंगे, एफिडेविट है, अंडरटेकिंग है, थंब इंप्रेशन सिग्नेचर्स लगेंगे, ठीक है। और फिर वो एमडीए में आएगा, रिकॉर्डेड हो बहरहाल, एमडीए में अलॉटी आएगा, और वो फॉर्म 0 को पकड़ कर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो खड़ा हुआ और अपने एमडीए ऑफिस में, और इसी का प्रिंट निकाल के ये जमा भी हो जाता है, इसी की बुनियाद पर फिर आपको अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्म 0 का। फॉर्म 1 का भी सेम प्रैक्टिस होगी कि अलॉटी एमडीए में आएगा, और सेम जब फॉर्म 0 की पिक्चर खिंचवाएगा, उसके बाद वो फॉर्म 1 की पिक्चर खिंचवाएगा, जिसमें प्लॉट नंबर सब चीज़ें मेंशन होंगी। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा कि फॉर्म 1 का या 0 का जो सीरियल नंबर है, वो ये आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीरियल नंबर ज़रा रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने में आ जाए, ताकि जब आप एमडीए में जमा कराएं तो एमडी वाले उसको काउंटर वेरीफाई कर सकेंगे कि भाई जो स्टेटमेंट की पिक्चर खींची है वही फॉर्म 1 इनके पास आया है, जो फॉर्म 1 की पिक्चर खींची है या 0 की खींची है वही फॉर्म इनके पास आया है, तो से एक रीटैली चीज़ हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट सेम है दोनों के, ओल्ड बैलेटिंग के और न्यू बैलेटिंग के, कोई फ़र्क नहीं है। बुकिंग स्लिप आपको न्यू बैलेटिंग में बिल्कुल मिलेगी, कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा बिल्कुल, और आपके पास जो भी चलाने से पेड किए हुए हैं वो ओरिजिनल आपको पेड चलान से मिलेंगे आपके पास। एमडीए की पिक्चर और वीडियो स्टेटमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एमडीए की न्यू बैलेटिंग में बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमडीए की पिक्चर और वीडियो स्टेटमेंट होनी चाहिए। घर वाली पिक्चर या घर वाली वीडियो न्यू बैलेटिंग में आप अवॉइड करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब एमडीए इसको न्यू बैलेटिंग को ट्रांसफ़र करे तो होम वीडियोज़ को एंटरटेन नहीं करे या उसके लिए रेट बढ़ा दे। तो अच्छा ये है कि अभी से आप एमडीए की वीडियो और एमडीए की पिक्चर स्टेटमेंट ज़रूर रखें, न्यू बैलेटिंग के खासतौर पर। ओल्ड बैलेटिंग में तो अभी बहरहाल काम चल रहा है, वीडियो अगर है सब कुछ है तो काम चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे सवाल न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के हवाले से ये भी आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अलॉटी का इंतकाल हो गया तो क्या होगा, और अगर एमडीए वालों ने अलॉटी को बुला लिया तो उस वक्त क्या होगा। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ना करे अगर अलॉटी का इंतकाल होता है तो जो आपका फॉर्म 1 है, जो प्री लीज ट्रांसफ़र फॉर्म कहलाता है, उसका मकसद ही यही है कि अगर अलॉटी हयात हो या नहीं हो, वो ट्रांसफ़रेबल फ़ाइल हो जाती है। इसमें एक और वजह और भी है कि फॉर्म 1 जब वो पकड़ के अलॉटी एमडीए में ये ऐलान करता है कि फ़ाइल इसने फ़रोख्त कर दी है और उस फ़ाइल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसकी गैर मौजूदगी में आप ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उससे कोई एतराज़ नहीं, तो यानी कि उससे फ़ाइल सरेंडर कर ली है, ठीक है। तो फ़ाइल जब सरेंडर हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो एज अपने आप को एमडीए में बोल सके कि भाई ये मेरे पास अभी भी वो ओनरशिप है, क्योंकि उसने अपनी ओनरशिप एमडीए में ऑफिस में आकर सरेंडर कर दी है, और वो उसका एविडेंस आपके पास वीडियो के तौर पर मौजूद है, और वीडियो के साथ साथ पिक्चर स्टेटमेंट भी आपके पास मौजूद है। फॉर्म 1 पकड़ के अगर अलॉटी खड़ा होता है, जिससे प्लॉट नंबर वगैरह सब लिखा होता है, इसका मतलब साफ़ तौर पे यही है कि अलॉटी ने फ़ाइल सेल कर दी है। उस फ़ाइल का अलॉटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका वीडियो में भी ऐलान किया जाता है। तो बहरहाल अगर अल्लाह ना करे अलॉटी का इंतकाल होता है, तो अगर उसका फॉर्म 1 का स्टेटमेंट और वीडियो कंप्लीट है एमडीए की, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर एमडीए में अलॉटी को बुला लिया कि भाई आप अलॉटी को एमडीए ऑफिस में बुलाएं, तो आपके पास एमडीए का वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है और पिक्चर स्टेटमेंट भी मौजूद है, जिसमें अलॉटी एमडी आया है। आप वीडियो दिखा सकते हैं कि देखें अलॉटी आया है एमडीए में, इसने अनाउंसमेंट किया कि भाई मैंने फ़ाइल फ़रोख्त कर दी है और मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वह आप एमडीए में जाकर उसको दिखा भी सकते हैं कि वो ऐसा मामला या इशू नहीं है। अच्छा, न्यू बैलेटिंग स्लिप लेते वक्त ये ज़रूर चेक करिएगा कि जो आपके पास बुकिंग स्लिप है उसका जो स्टैम्प है बैंक की लगी हुई हो, ठीक है।
और सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर किस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारी जो सीरियल नंबर्स हैं ज़्यादातर जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में हैं, जो कि मशीन से प्रिंट हुएंगे सीरियल नंबर, तो वो हल्के हल्के से खुदरे से होते हैं। तो और क्या कहते हैं, आपके पास बैंक का साइन स्टैम्प है, और अगर पे ऑर्डर नंबर की रिसीविंग भी लगी हुई है तो खैर बहुत ही एडवांटेज है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी लगी हुई है तो पे ऑर्डर नंबर की, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम, जो बुकिंग स्लिप का सीरियल नंबर है वो कंफर्मेशन लेटर में क्या वही सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये ज़रूर आप चेक करिएगा। और आपके बाद में सारी चीज़ें एनआईसी वगैरह वैलिड कितने ओरिजिनल एनआईसी की फ्रंट बैक की पिक्चर होनी चाहिए बिल्कुल आपके पास, और ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए न्यू बैलेटिंग के लिए। तो बहरहाल ओल्ड बैलेटिंग के डॉक्यूमेंट्स और न्यू बैलेटिंग के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि अभी एमडीए का शेड्यूल पीरियड न्यू बैलेटिंग में चल रहा है, जिसकी वजह से अभी न्यू बैलेटिंग के रेट्स कम हैं। तो जैसे ही अलॉटमेंट मिलेगा और जैसे ही इसका ट्रांसफ़र खुलेगा तो तकरीबन रेट्स न्यू बैलेटिंग और ओल्ड बैलेटिंग के बराबर आ जाएंगे, यानी कि न्यू बैलेटिंग के रेट्स बढ़ के ओल्ड बैलेटिंग के बराबर तक आ जाएंगे। तो समझिए कि 1.5 साल तक का ये अरसा है पूरा, इसमें इंशाल्लाह एमडीएस का सारा मामला का काम शुरू कर देगा न्यू बैलेटिंग के हवाले से। तो ये मैंने आपको पूरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा जब भी फाइल ले रहे हों, ओल्ड बैलेटिंग या न्यू बैलेटिंग, ये दोनों में चीज़ कॉमन है, नाम ज़रूर आप चेक करें कि भाई जो बुकिंग स्लिप में नाम है वही नाम कन्फर्मेशन लेटर में हो, वही नाम एनआईसी में हो, जो सीएनआईसी नंबर है वही आप चेक करें कि बुकिंग स्लिप पर हो, वही सीएनआईसी कन्फर्मेशन लेटर में हो, वही सीएनआईसी एमडीए के रिकॉर्ड में भी, या अलॉटमेंट ऑर्डर अगर पुरानी बैलेटिंग है तो उसमें भी हो इसी तरह। तो एनआईसी के नंबर आप ज़रूर मैच करिए बुकिंग स्लिप में, कन्फर्मेशन लेटर में फाइल नंबर है या प्लॉट नंबर है वो ज़रूर आप चेक करें कि भाई जो प्लॉट हमें बोला जा रहा है क्या वही प्लॉट कन्फर्मेशन लेटर में और रिकॉर्ड में नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, या कोई और तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर इसको ज़रा आप टैली किया करें। एनआईसी नंबर और नाम ख़ास तौर पे आप, और प्लॉट नंबर ख़ास तौर पे उसको टैली कर लिया करें, एनआईसी से मैच कर लिया करें बुकिंग स्लिप से, कन्फर्मेशन लेटर से, ताकि क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में या कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आप एनआईसी नंबर ही मैच नहीं कर पाते, तो कोई बाद में आके प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, फिर आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी बढ़ जाती है इस हवाले से। तो ये सब बातें मैंने की। आखिरी में मैं बोनस टिप कहना चाह रहा था और देना चाह रहा था इस हवाले से कि जब भी आप न्यू बैलेटिंग स्लिप्स जो लोग ले रहे हैं मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ओल्ड बैलेटिंग वाले तो फुल कैश की फाइल्स हैं ज़्यादातर, तो उसमें तो ये आप काम नहीं कर सकते। बहरहाल न्यू बैलेटिंग में मेरा एक ख़्याल था कि अगर आप न्यू बैलेटिंग कोई फ़ाइल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्टर 77 की आपने कोई फ़ाइल ले ली है, ठीक है, और उसमें कन्फर्मेशन का अमाउंट भी भरा हुआ है और एलोकेशन भी भरा हुआ है और अब माहाना इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, तो मेरा एक ख़्याल ये है, एक इन्वेस्टमेंट वाइज मेरा एक ख़्याल है कि बजाय के इंस्टॉलमेंट्स भरें, उन इंस्टॉलमेंट्स के पैसों से आप एक और छोटी फ़ाइल न्यू बैलेटिंग की ख़रीद लें। तो जब भी एमडीए का 1.5 साल बाद या 2 साल बाद अलॉटमेंट ट्रांसफ़र खुलता है तो आप उस छोटी फ़ाइल को बेच के, वो ज़ाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ चुका होगा, अभी कोई फ़ाइल होगी 1.5 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की, तो हो सकता है उस वक्त 2.5 लाख या 3 लाख रुपए की हो, तो वो आपको जो 50, 60, 70, 80 हज़ार का जो एक प्रॉफिट है वो आपको मिल भी जाएगा, और आप एकदम से सब पूरी फ़ाइल बेच के उसके सारे इंस्टॉलमेंट जो अच्छी फ़ाइल आपने ली हुई है उसकी अदा कर देंगे आप, और डायरेक्ट आप फाइल अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई कर देंगे। तो ये एक मेरे पास ये ख़्याल था कि छोटी फ़ाइलों में भी आप, अगर आप अच्छी फ़ाइल जो है सेक्टर 12 बी है या सेक्टर 17 ए है या सेक्टर 47 है, ये छोटी फ़ाइल्स या 6 ए की फ़ाइल्स हैं, ये जो अच्छे सेक्टर्स भी हैं और छोटी फ़ाइल्स इनकी प्राइसेस हैं, ये आपको 2 लाख 2.5 लाख के ब्रैकेट में मिल जाती हैं, 1.5 लाख के ब्रैकेट में भी आपको मिल जाती हैं, समझ लें 1.5 से 2.5 लाख के ब्रैकेट में आपको ये चीज़ें काफ़ी की मिल जाती हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो, या आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिए, और अगर वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।